आपने बार बार सुना होगा कि आने वाले समय में जल संकट आने वाला है, जल संकट आने वाला है। लेकिन शायद ही कभी आपका ध्यान पृथ्वी पर विशाल महासागरों की ओर गया हो, जो कि धरती पर 71% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें अथाह जल भरा हुआ है। ये बात सत्य है कि जो महासागरीय जल है ये लवणता युक्त है, यानी कि इतना खारा है जिसको मानव नहीं पी सकता। लेकिन क्या हम इस महासागरीय जल को पीने योग्य बना सकते हैं? बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? क्या वर्तमान में किस किस देश द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, महासागरीय जल को शुद्ध करके पी रहे हैं? इसके अलावा भारत इस दिशा में कहाँ पर खड़ा हुआ है? महासागरों से किस प्रकार हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं? इन सभी टॉपिकों को हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि मूल रूप से हमारा आज का टॉपिक है कि किस प्रकार हम महासागरीय जल को पीने योग्य बना सकते हैं। तो देखिए, समुद्री जल ताजे पानी का बेशकीमती स्रोत होता है, लेकिन हो सकता है नहीं। लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी उच्च लागत होती है। इस प्रक्रिया में होने वाली ऊर्जा की लागत लवण अनुपात पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण समुद्री जल के अपक्षयीकरण की एक पद्धति है। इस प्रक्रिया में गर्म लवणीय जल को चैम्बर्स की एक श्रृंखला से गुजारा जाता है। प्रत्येक चैम्बर में वाष्प मुक्त की जाती है। ठंडी की गई ट्यूब के गुच्छे पर वाष्प का संघनन किया जाता है। ताजे जल का वाष्पीकरण प्रत्येक चरण पर एकत्रित किया जाता है। यह तकनीकी सऊदी अरब, कुवैत द्वीपों, पाकिस्तान, चिली और भारत में इस्तेमाल की जा रही है। रिवर्स ओस्मोसिस यानी कि आरओ बेहद अपनाई जाने वाली पद्धति है। इसमें उचित ऑस्मोटिक्स मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जो लवण को हटा देती है। और जब समुद्री जल को उच्च दाब पर रखा जाता है तो केवल पानी को इसे गुजरने देती है। भारत में समुद्री तटीय भागों में बढ़ती पेयजल की समस्या को देखते हुए दो तरह के संयंत्र लगाए गए हैं। एक तो भूमि आधारित, दूसरा समुद्र तट से दूर। भूमि आधारित संयंत्र लक्ष्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए उपयुक्त है। लक्ष्य छोटा द्वीप है जिसमें मीठे पानी के स्रोत जैसे तालाब, नदियां आदि नहीं है। विलवणीकरण तकनीकों पर आधारित 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक संयंत्र करावर्ती यानी कि लक्षद्वीप में लगाया गया है, जो अब तक 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी साफ कर चुका है, यानी कि पीने योग्य बना चुका है। इसके चलते पानी में होने वाली बीमारियों में काफ़ी कमी हो चुकी है। पर्यटन उद्योग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसकी सफलता के बाद लक्षद्वीप प्रशासन ने 3 ऐसे नए संयंत्र निकाय आगती और एनदोथ में लगाए जाएंगे। भूमि आधारित संयंत्र चेन्नई तथा ताप विद्युत घर में मई 2009 में लगाया गया। यह तकनीकी पर्यावरण के अनुकूल है और बिजली घर के बेकार ताप का सदुपयोग करने से चलती है। फिलहाल 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र विकसित किया जा रहा है। पानी के निजीकरण को लेकर वैसे भी वर्षों से बहस चली आ रही है। महासागरों में कहें कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र जैसे कि सौर तथा पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी तथा अनुदान दे सकती है, और ऐसा प्रोत्साहन एलडीटी संयंत्र को भी दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि संयंत्रों की लागत व संचालन व्यापक कम किया जा सके। अब हमने कहा कि समुद्री जल को साफ या कहें कि पीने योग्य बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम महासागरों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? महासागरों में ऊर्जा 3 मार्गों से प्राप्त होती है। पहली है ज्वारीय तरंगे, दूसरी है महासागरीय तापीय ऊर्जा, तीसरी है भूतापीय ऊर्जा। ज्वार उच्च और गिरावट के दौरान तट के विपरीत टकराने पर बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया एक टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। ज्वार से ऊर्जा उत्पादन की मुख्य बाधा ज्वारों की अनियमित प्रकृति और उच्च कीमतें हैं। भारत में ज्वारीय तरंगों में शक्ति उत्पादन की संभावना 8000 मेगावाट से 9000 मेगावाट है, लेकिन अभी तक इसको हम उपयोग में नहीं ले सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस ज्वार से उत्पादन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों में सतह का तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस का यह लंबवत अंतर विद्युत पैदा करने में पर्याप्त है, किंतु यह एक खर्चीला है। बेल्जियम,
क्यूबा इस प्रक्रिया द्वारा शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। भारत में OTC से संभावित ऊर्जा 50,000 मेगावाट अनुमानित की गई है। इसमें से एक 100 मेगावाट शक्ति का संयंत्र शीघ्र ही तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यानी कि हम चाहें तो बहुत अधिक ऊर्जा इनसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में अभी इतनी योग्यता नहीं है कि इनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके। ऊष्मा विभाग क्षेत्र और समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी से प्राप्त करते हैं। तटीय क्षेत्रों में शक्ति उत्पादन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और न्यूजीलैंड पहले ही इस प्रकार से उत्पादन कर रहे हैं। भारत अभी फिलहाल तकनीकी में पीछे है, इसलिए ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो बहुत ही कम। महासागरीय ऊर्जा में रुचि रखने वाले में अभी भी उम्मीद बनी हुई है कि यह कार्य दुष्कर एवं खर्चीला अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर महासागरों में इतनी क्षमता है कि बिना किसी प्रकार का प्रदूषण उत्सर्जित किए यह समूचे विश्व को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हालांकि सागरीय ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिशा में अध्ययन अभी जारी है। परंतु कई शोधकर्ताओं द्वारा यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि सागर ऊर्जा के अन्य स्रोत सूर्य एवं वायु के मुकाबले मानव सभ्यता के लिए अधिक सहज एवं अनुकूल है। ऊर्जा विशेषज्ञों का यह मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब महासागरों एवं समुद्री से बड़ी मात्रा में विश्वसनीय तथा कार्बन मुक्त शक्ति यानी कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे विश्व के अधिकतर शहरों को लाभ पहुंचेगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं। जय हिंद। अगला हमारा टॉपिक होगा आखिर क्यों अंटार्कटिका जो कि वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जय हिंद।